नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी अपन अम्ल क्षार की जो अवधारणा है, वैज्ञानिकों ने अम्ल है ना और क्षार किसे कहते हैं, ठीक है ना, तो उसकी विभिन्न परिभाषाएं दी हैं और विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से उनको परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो इसमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे आर्हेनियस, जिन्होंने अपनी है ना अम्ल और क्षार को वो परिभाषित किया था। लेकिन जो उनका जो सिद्धांत था वो केवल जलीय माध्यम में ही लागू होता है, यानी कि अम्ल या क्षारों को जब अपन जल में घोलते हैं, है ना, अम्ल क्या होते हैं, H+ आयन देते हैं और जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं। उन पर केवल तो इसी प्रकार के है ना पदार्थों में ही लागू होता है। कहने का मतलब ये है, मतलब ऐसे पदार्थ जो जल में घुलनशील होते हैं और घुल करके H+ आयन और OH- आयन देते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को ही इस नियम के आधार पर समझाया जा सकता है। और जो जल में अघुलनशील होते हैं यानी कि आयन नहीं दे पाते हैं, तो इस सिद्धांत के द्वारा उनको नहीं समझाया सकता, नहीं बताया जा सकता कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार होता है। तो उनकी इस कमी को दूर करने के लिए एक है ना और वैज्ञानिक आए जिनका नाम है ब्रोनस्टेड और लॉरी। तो इन्होंने अपनी जो परिकल्पना है वो प्रस्तुत की और इसका जो सिद्धांत है या जो अवधारणा है वो जलीय और अजलीय, मतलब जल में घोले अपन उनको या फिर जल में ना घोले, तो वो दोनों के लिए लागू हो जाती है। तो इसमें अपन लिखेंगे ब्रोनस्टेड एवं लॉरी ने ब्रोनस्टेड एवं लॉरी ने सन 1913 में अम्ल एवं क्षारकों को अम्ल एवं क्षारकों को अम्ल एवं क्षारकों को अम्ल एवं क्षारकों की व्याख्या करने के लिए एक अवधारणा प्रस्तुत की जो जलीय एवं अजलीय दोनों विलायकों पर लागू होती है, इसे ही अपन ब्रोनस्टेड एवं लॉरी की जो अवधारणा या परिकल्पना कहते हैं। इस नियम को अपन प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार अम्ल वह पदार्थ अणु या आयन
अणु या आयन है, अणु या आयन। अम्ल वह पदार्थ है जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन दान करता है, अर्थात अम्ल प्रोटॉन दाता होता है, प्रोटॉन दाता होता है। जबकि क्षार वह पदार्थ है, अणु या आयन है, वह पदार्थ है जो किसी अन्य पदार्थ को या जो किसी अन्य पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करता है, अर्थात क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है, इस प्रकार ब्रोनस्टेड एवं लोरी थे तीन, उन्होंने अम्ल क्षार को है ना बताया है कि उसकी व्याख्या की है। तो उन्होंने बताया कि जो अम्ल है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ को क्या है, प्रोटॉन यानी कि H+, प्रोटॉन का मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं अपन H+ को दान करते हैं, अर्थात इसलिए इनको अम्ल को क्या है, प्रोटॉन दाता कहते हैं या प्रोटॉन दाता होता है। जबकि जो क्षार है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं यानी कि H+ ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रोटॉन क्या होता है, ग्राही होता है ना। जो क्षार क्या होता है वो प्रोटॉन ग्राही होता है। यहाँ पे अपन एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में है HCl, इसको ये क्या करता है, ये H+ आयन देता है, H+ आयन, और Cl- में ये टूटता है, ठीक है ना। ये क्या है, ये H+ आयन देता है। इसलिए क्या है, ये अम्ल है, अम्ल यानी कि प्रोटॉन दाता। जबकि जो अमोनिया है, अमोनिया NH3, इस प्रोटॉन को क्या करता है, ये ग्रहण कर लेता है और ये बनाता है NH4, ये NH4+ बना लेता है। इसलिए ये क्या है, ये क्या होता है, ये क्षार होता है। इसलिए क्या है, ये क्षार है और इसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्राही,
ये क्या होता है, ये प्रोटॉन ग्राही होता है। HCl, ठीक है ना, H प्लस आयन देता है ना, इसलिए इसको प्रोटॉन दाता यानी कि यह ब्रोनस्टेट लोरी अम्ल कहते हैं। और जो NH3 है ये क्या करता है, ये प्रोटॉन को यानी कि H प्लस को ग्रहण करके NH4 प्लस यानी कि अमोनियम आयन बना लेता है, इसलिए क्या होता है, ये क्षार होता है यानी कि प्रोटॉन ग्राही होता है, प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। ये नियम पढ़ने के बाद या जो अवधारणा है इसको पढ़ने के बाद इसमें एक और चीज आती है जिसको अपन संयुग्मी अम्ल या फिर संयुग्मी क्षार कहते हैं। तो इस प्रकार का युग्म जिसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन का अंतर होता है, ठीक है ना, यदि उसमें एक प्रोटॉन का अंतर है तो उसको अम्ल क्षार है ना या युग्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक संयुग्मी अम्ल होता है और एक होता है संयुग्मी क्षार होता है ना। तो वो भी अपन यहीं पे इसको देख लेते हैं, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार को। इसमें संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार देखेंगे, जैसे कि NH4 है और सॉरी NH3 है, ठीक है। ये क्या करेगा, HCl से क्रिया करता है, जो HCl है ये H प्लस Cl माइनस देगा तो ये बनाता है NH4 प्लस, और ये बनाएगा, इसके बाद ये बनाएगा Cl माइनस। तो इनमें क्या है, एक प्रोटॉन का अंतर होता है, इसमें और इसमें और इसमें और इसमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है। तो जो ये क्षार है ना, ये क्षार से क्या बनेगा, संयुग्मी अम्ल बनता है। तो ये क्षार है, इससे जो बनेगा वो बनेगा संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल, या जिसको अपन कॉन्जुगेटेड एसिड बोलेंगे, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड या संयुग्मी अम्ल। ये क्या होता है, ये अम्ल है, तो इससे क्या बनेगा, ये बनेगा संयुग्मी क्षार, ये है संयुग्मी क्षार, ठीक है ना। तो जिसमें क्या है, एक प्रोटॉन का अंतर हो, ठीक है ना, तो उसको अपन को संयुग्मी अम्ल या क्षार कहते हैं। जैसे ये क्षार है NH3 है, इसकी अपेक्षा इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है यानी कि एक H प्लस ज्यादा है, इसलिए क्षार है, तो ये संयुग्मी अम्ल कहलाता है। ये क्षार है, इसमें एक प्रोटॉन की क्या है, कमी है, इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इसमें कम है, ठीक है ना, तो ये अम्ल है, ठीक है ना, तो ये संयुग्मी क्षार कहलाता है, ठीक है ना। तो एक ऐसा युग्म होता है अम्ल क्षारकों का, ऐसा युग्म जिसमें एक प्रोटॉन का अंतर हो, संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाता है। तो Cl माइनस संयुग्मी क्षारक है HCl का, और जो, ठीक है ना, तो इस तरीके से। इसके अलावा इसकी एक कमी भी होती है, ठीक है ना, तो जो ये अवधारणा है ना, तो इस प्रकार के पदार्थों में ये लागू होती है, या इस प्रकार के पदार्थों में, ठीक है ना, समझाया जा सकता है जिसमें प्रोटॉन होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनमें प्रोटॉन नहीं होता है, तो उनके द्वारा इसको क्या है, नहीं समझाया जा सकता है, तो इसकी एक कमी होती है, ये अप्रोटक विलायकों के लिए लागू नहीं होता है। जो ये नियम है ये अप्रोटनिक है ना विलायकों के लिए या उसके विषय में कोई जानकारी नहीं देता है, तो इसमें केवल उसी विलायक के लिए है ना ये मान्य है जिसमें क्या होता है H प्लस यानी कि प्रोटॉन होता है, यानी कि एक प्रोटॉन देता है दूसरे उसको ग्रहण कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं है ना जिनमें प्रोटॉन नहीं होते हैं, जैसे कि CO2 है, ठीक है ना, तो CO2 में कोई प्रोटॉन नहीं होता है, तो उसके द्वारा इसको नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसको समझाने के लिए एक और परिकल्पना दी गई या एक और अवधारणा दी गई जिसको अपन लुईस अवधारणा कहते हैं। तो इसके बाद अपन इसको अरेंज किए दे रहे हैं और इसके बाद अपन पढ़ेंगे लुईस अवधारणा। इसके बाद जो तीसरा है ना उसको पढ़ेंगे अपन लुईस धारणा। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें H प्लस और OH माइनस क्षारीय, जैसे CaO है, ठीक है ना, NH3 है, तो इनके पास OH आयन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसको समझाने के लिए एक लुईस वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या है एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया है ना जिसको अपन लुईस धारणा कहते हैं।
तो इसके आधार पर अपन देखेंगे कि इन्होंने अम्ल और क्षार को कैसे, है ना, परिभाषित किया है। तो इन्होंने बताया है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ये अपन पिछली क्लासों में इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर होता क्या है। तो यहाँ पे मैं उसको फिर से बता दूंगा, ठीक है ना। आपको पिछला वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उस चीज को यहीं पे आपको बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर होता क्या है। तो अपन पहले इसकी शुरुआत करते हैं और जैसे ही वो कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा। तो अपन इसमें देखते हैं कि लुईस ने अम्ल एवं क्षारकों लुईस ने अम्ल एवं क्षारकों की व्याख्या की व्याख्या करने के लिए एक व्यापक सिद्धांत एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया। एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया प्रस्तुत किया प्रस्तुत किया। इसके अनुसार इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं अम्ल वे पदार्थ अम्ल वे पदार्थ अम्ल वे पदार्थ इसमें अणु हो सकते हैं, आयन हो, वे पदार्थ अम्ल वे पदार्थ हैं जिनके पास मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसे अपन बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसे भी रासायनिक अभिक्रिया में दान कर सके जिसे भी रासायनिक अभिक्रिया में दान कर सके जिसे भी रासायनिक अभिक्रिया में दान कर सके। क्षार वे पदार्थ होती है क्षार वे पदार्थ जैसे कि अणु आयन या मूलक अणु आयन या मूलक
क्षार वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे अपन इसका, तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें जैसे कि NH3 है, इनके पास अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या करता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है ना, ये क्या कर देता है, इसको दान कर देता है। रासायनिक अभिक्रिया में इसको दान कर सकता है। इसको अपन इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसे क्या है, BF3 ग्रहण करता है। BF3 इसको ग्रहण करता है और इस तरीके से क्या बनाता है, ये बॉन्ड बना लेता है। इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है ये उपसह संयोजी बंध होता है। ये बंध है उपसह संयोजी बंध। उपसह संयोजी बंध, या जिसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये क्या होता है, ये उपसह संयोजी बंध है जिसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। उपसह संयोजी बंध जिसको अपन कोऑर्डिनेशन बंध कहते हैं। एक तरह का ना कोऑर्डिनेशन बंध बनाता है। तो इसके पास ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है ना। तो ये क्या कर देता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में इसको दान कर देता, बाहर कर देता है और इसको ये जो BF3 है इसको ग्रहण कर लेता है। इसलिए क्या होता है, जो ये होता है क्षार, ठीक है ना। और क्या होता है, ये अम्ल होता है। ये अम्ल होता है, यानी कि अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। अम्ल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है और क्षार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती क्या है इसके बारे में देख लो। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 होता है इसका। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक वितरण इसका हो जाएगा 2 और कॉमा में 5, ठीक है ना। तो इसका यानी कि इसके पास कितने 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है ना। और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ठीक है ना। अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए संयोजकता हो जाती है इसकी, ठीक है ना। संयोजकता हो जाती है इसकी 3। यदि अपन जो हमने जो कक्ष बताए थे आपको SPDF, ठीक है ना, तो इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन और P के 3 कक्ष होते हैं। P के कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से 3। तो इसका सही से अगर इलेक्ट्रॉनिक वितरण देखें अपन, है ना, डिटेल से, तो ये हो जाएगा 1s2, 1s2, 2s2 और 2p3, ये होता है इसका, ठीक है ना। यदि अपन स्टैंडर्ड्स का इलेक्ट्रॉनिक वितरण देखें,
है ना। तो 1:2, 2:2, 2p3 होता है, देखिए 2 2 4 3 7 होते हैं। तो इसके जो बाहरी कोश है ये बंद बनाने में भाग ले लेते हैं, और ये क्या होता है, ये बंद बनाने में भाग नहीं लेता है। तो यदि अपन इसका कक्षक देखें तो ये कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे इसकी होती हैं 3। हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में चले जाते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सभी में चले जाएंगे। तो आप देख रहे हो ये 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ में, ये 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। तो ये तीनों क्या है, बंद बनाने में भाग लेते हैं। कहने का मतलब जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इससे बॉन्ड बना लेंगे, है ना। तो 3 हाइड्रोजन, लेकिन ये जो होता है ये बंद बनाने में भाग नहीं लेता है। इस तरीके से ये क्या है, ये लोन पेयर कहलाता है, और जो कि नाइट्रोजन के पास हमेशा उपस्थित रहता है, ठीक है ना। जो अमोनिया होता है इसके पास ये लोन पेयर होता है, वो ये क्या बहुत अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, क्रियाशील होता है। इसी प्रकार अपन H2O देखें, है ना, H2O, तो इस पर 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। F2 देखें अपन, F2, ठीक है ना, तो इस पे क्या होते हैं, इस पे भी लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। क्लोरीन पे भी, है ना, लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन पे 3 होते हैं, फ्लोरीन पे 3 होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। जो नाइट्रोजन है इस पे, है ना, 2 मतलब 1 लोन पेयर होता है ना। तो इसको अपन लोन पेयर कहते हैं, और ये क्या करता है, ये, है ना, बाहर कर देता है, और ये क्या इसको ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वैज्ञानिक लुईस ने अपनी, है ना, अम्ल क्षारकों की व्याख्या करने के लिए, है ना, अवधारणा प्रस्तुत की थी। आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं पर समाप्त होती है। अगली जो क्लास होगी एक नए टॉपिक के साथ होगी, ठीक है ना। तो जो अम्ल क्षारकों की जितनी जो अवधारणाएं थी वो अपन ने पढ़ ली हैं, और आई होप आपको समझ में भी आई होगी कि अब अम्ल और क्षार क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अम्ल और क्षारकों में जो अंतर है वो अपन देख लेंगे, है ना, अगली क्लास में। और इसके अलावा कुछ और, है ना, इसमें भी चीज़ें रह गई हैं, है ना। इसका आयनन भी रह गया, और अभी पीएच मान भी है अभी, ठीक है ना, पीएच मान है, और इसके अलावा बफर विलयन है ना, वो भी अपन, है ना, इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज तक की जो क्लास है उसमें इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।